हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अभ्यास सागर का दूसरा अभ्यास कर रहे थे और जिसमें अभी तक हमने तत्सम तद्भव, विराम चिन्ह, है ना, विराम चिन्हों का प्रयोग करना हमने सीखा कि, और ये मैंने प्रश्न 11 आपको कहा था कि उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर अपठित जो यहाँ पर गद्यांश था उसको मैंने कहा था कि किस ढंग से आपने करना है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक बार फटाफट विराम चिन्ह दोहरा लेते हैं। कौन कौन से विराम चिन्ह हमने पढ़े हैं। तो जैसे ही मैं अगर विराम चिन्ह बोलूँ तो आपके माइंड में पिक्चर बन जानी चाहिए कि इस ये जो मैं विराम चिन्हों के नाम बोल रही हूँ तो ये किस तरह से चिन्ह लगाए जाते हैं और कहाँ लगाए जाते हैं ये भी आना चाहिए। तो फटाफट देखिए, पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक, अल्प विराम, ये तो सभी को मुझे लगता है अच्छे से याद होंगे। अर्ध विराम, निर्देशक, योजक, कोष्ठक, लाघव, विस्मयादिबोधक और हंसपद, जिसको हम त्रुटि परक भी कहते हैं। तो ये सारे हमारे क्या थे, विराम चिन्ह थे। चलिए अब आगे बढ़े, आओ दोहराएं। तो रिपीटेशन बहुत ज़रूरी होती है, यदि हम रिपीट नहीं करेंगे तो फिर हम भूल जाते हैं। इसलिए अभ्यास, नाम ही अभ्यास सागर है, तो बार बार अभ्यास भी करना है और जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है उसको पढ़ते हुए आगे बढ़े, नया भी पढ़े और साथ साथ में जो पढ़ चुके हैं उसको भी दोहराते रहें। जैसे देखिए यहाँ भी दोहरा ही रहे हैं, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, अनुस्वार अनुनासिक। तो निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा है प्रशंसा, तो कहाँ पे यहाँ पर अनुस्वार आना चाहिए, श के ऊपर, दंत, द के ऊपर, हिंदी, ह के ऊपर, हंस, ह के ऊपर, कंधा, क के ऊपर, महंत, ह के ऊपर, प्रांत, पा के ऊपर और दंग, द के ऊपर। तो ये हो गए हमारे अनुस्वार। अब यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में र के उचित रूप का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ आप थोड़ा ध्यान देंगे, मैं साथ साथ में चलो यहाँ पर लिख के बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पर निशान लगाना ज़रा मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ जगह है, मैं आपको बता दूँगी, आप उस ढंग से वहाँ पर सही जगह पर र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जैसे पहला है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, ये क्या है, प्रभाव। ठीक है, प्रभाव, तो प के नीचे प्र हमारा लग गया, प्रभाव, प्रभाव। ठीक है, क्लियर है। ख क्या है हमारा, ख है हमारा केंद्र, केंद्र। ठीक है, तो द के नीचे यहाँ केंद्र, है ना, केंद्र लिख लिया। जगह कम है इसलिए ही मिटा मिटा के दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगला है आपका ग, ग्राहक लिखना है, सॉरी, ग्राहक, तो ग्राहक। ठीक है, ये हो गया ग्राहक। अब ये क्या लिखा है, यहाँ क्या आना चाहिए, भ्रष्ट, भ्रष्ट, ये है। ठीक है, भ्रष्ट। नेक्स्ट है आपका, ये देखेंगे, आश्चर्य। तो इसको कैसे लिखेंगे,
आश्चर्य च, य के ऊपर हमारा आ जाएगा र। ठीक है, तो ये बन गया आश्चर्य। केंद्र हम लिख चुके हैं, कर्मचारी, है ना, लिख लिया होगा आपने। अब है कर्मचारी। स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं लिख के बता दे रही हूँ आपको। वैसे तो स्वयं करना चाहिए ये काम। कर्मचारी, कर्मचारी। नेक्स्ट है, क्या आना चाहिए यहाँ पर? निर्दयी। क्या आना चाहिए? निर्दयी। ठीक है, और ये क्या है लास्ट में? प्रसाद। प्रसाद, क्लियर है? प्रसाद, निर्दयी, प्रसाद। तो क्या बनेंगे शब्द? प्रभाव, ग्राहक, भ्रष्ट, आश्चर्य, केंद्र, कर्मचारी, निर्दयी, प्रसाद। डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14 देखिए, यहाँ पर क्या करना था? यहाँ पर नुक्ता का प्रयोग करना था, तो मैंने कुछ कोशिश किया है, क्योंकि यहाँ बिंदी लगाना ज़रा मुश्किल हो जा रहा था। नुक्ता जो शब्द के नीचे लगता है उसे हम नुक्ता कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता का प्रयोग कीजिए। तो रोज़, आपने देखा होगा जैसे ज़्यादातर जो है नुक्ता ज और फ के नीचे ही लगता है। ज और फ, जहाँ साउंड आती है ज की और फ की। तो रोज़ तो ज के नीचे लगेगा। गरज, है ना, गरज तो ज के नीचे लग गया, गरज बन गया। टेलीफोन, रोज़, गरज, टेलीफोन। लिफाफा, जीनत, नाज। तो देखिए आप ध्यान से, मैंने इस तरह से यहाँ पर लगाया हुआ है, तो आपने भी सही जगह पर यहाँ पे ज के नीचे लगाना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे हो गए नुक्ता। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। प्रश्न 15, ये थोड़ा सा ध्यान से आप सुनेंगे। ठीक है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए अर्थ बताइए। अब आपने क्या करना है, इसको वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो पहले अर्थ पता तब तो वाक्यों में प्रयोग होगा, है ना। तो फूला न समाना, इसका अर्थ होता है फूला न समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना। ठीक है, तो वाक्य कैसे बनाना है? आपने मुहावरे का ही बनाना है। ठीक है, फूला न समाना ही आना चाहिए मुहावरे में। मैं अपना परीक्षा परिणाम देखकर फूला ना समाया। ठीक है, तो ये फूला ना समाना ही नहीं आना चाहिए, थोड़ा चेंज हो सकता है वाक्य के अकॉर्डिंग। कि फूला ना समाया तो ऐसा नहीं, जैसा आपने वाक्य लिखा है तो फूला ना समाई, फूला ना समाया, ऐसा भी आ सकता है। अब यहाँ कान भरना लिखा है। कान भरना का मतलब होता है, यहाँ अर्थ आप लिखेंगे चुगली करना। ठीक है, अब वाक्य बनाएंगे किसका? कान भरना का। यहाँ चुगली करना का वाक्य नहीं बनाओगे, कान भरना का ही बनाना है आपने। ठीक है, जैसे आप लिखोगे मंथरा ने कैकई के कान भरे थे, है ना, इसलिए श्री राम और लक्ष्मण को वनवास जाना पड़ा। भरे थे ना मंथरा ने, किसके? कैकई के कान भर दिए थे। कान भरना मतलब चुगली करना। ठीक है, तो दंग रह जाना, अर्थ यहाँ क्या लिखेंगे? आश्चर्यचकित होना या हैरान हो जाना।
तो यहाँ आप वाक्य बनाएंगे किसका? दंग रह जाना का। आप अपने अनुसार वाक्य कोई भी बना सकते हैं, मुहावरा उसमें सही आना चाहिए। तो ऐसे बनाएंगे, जैसे मैं बनाती हूँ, चलो। मैं कुतुब मीनार की ऊंचाई देखकर, ठीक है, कुतुब मीनार की ऊंचाई देखकर दंग रह गए। ठीक है, हम कुतुब मीनार की ऊंचाई देखकर दंग रह गए। अच्छा, उल्लू सीधा करना मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करना, यानी कि अपना काम निकालना, है ना। तो यहाँ वाक्य बनाएंगे क्या कि उसने तो मेरे बारे में सोचा ही नहीं कि वह अपना उल्लू सीधा किया और चलता बना, मतलब अपना काम निकाला निकाला और चलता बना। ठीक है, अर्थ यहाँ पर क्या लिखोगे? उल्लू सीधा करना मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करना या फिर अपना काम निकालना। ठीक है, चलिए प्रश्न 16। तो आओ दोहराएं, तो देख लीजिए कितने हमें दोहराना पड़ता है, रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है। खुश होना भाव को प्रकट करने वाले कई मुहावरे नीचे दिए गए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब देखिए कई बार ना एक ही बहुत सारे मुहावरे ऐसे होते हैं जिसका अर्थ एक ही होता है। अब देखिए खुश होना है, इससे संबंधित कितने सारे हमारे मुहावरे हो गए। देखो खुश होना, मन में लड्डू फूटना तो भी खुश होना ही होता है, गदगद होना तो भी खुश होना ही होता है, ज़मीन पर पाँव न पड़ना तो भी खुश होना, घी के दिए जलाना खुश होना, फूला न समाना खुश होना। अभी हमने पढ़ा था ना फूला न समाना, तो ये भी खुश होना। घी के दिए जलाना, ज़मीन पर पाँव न पड़ना, गदगद होना, मन में लड्डू फूटना, इन सभी का अर्थ एक ही है। अब आपने जो वाक्य बनाने हैं वो किसके बनाने हैं? खुश होना नहीं लिखना है आपने, एक वाक्य बनाना है जिसमें मन में लड्डू फूटना, ठीक है ना, और गदगद होना, ज़मीन पर पाँव न पड़ना, घी के दिए जलाना, फूला न समाना, है ना। श्री राम जी के अयोध्या वापस लौटने पर लोगों ने घी के दिए जलाए, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मुहावरों से आपने ये पूरे वाक्य यहाँ बनाने हैं। ठीक है, तो आइए चलिए आगे बढ़े प्रश्न 17 की ओर। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के भेदों के नाम लिखिए। देखिए अब हम पढ़ चुके हैं, तो अब तो आपको आ ही जाने चाहिए, है ना। हमने संज्ञा भी पढ़ी, संज्ञा के भेद भी पढ़े हैं। ठीक है, संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, अब आपने इनको पढ़ के बताना है कि ये कौन से भेद हैं। मतलब ये जैसे यहाँ उदाहरण दिया ना, मुस्कुराहट, मुस्कुराहट ये भाववाचक है। किसान क्या है? किसान क्या है? चलो सोच लिया होगा अभी तक तो, है ना। किसान जातिवाचक। भिखारी, भिखारी जातिवाचक। धुलाई, भाववाचक। महाभारत, महाभारत व्यक्तिवाचक। प्रेमचंद, प्रेमचंद व्यक्तिवाचक। दुकान जातिवाचक। शत्रुता, शत्रुता भाववाचक। शिमला, शिमला
व्यक्तिवाचक, विद्यार्थी, विद्यार्थी जातिवाचक। तो ये तो स्वयं वैसे आपको करने चाहिए थे। तो देखिए अब ये है हमारा, आओ लिखें। अपने मोहल्ले के पार्क की सफाई करवाने हेतु नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। अब ये नगर निगम अधिकारी को आपने पत्र लिखना है, ठीक है। पत्र अभी तक हम पढ़ चुके हैं कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः, जैसे वैसे तो बहुत सारे प्रकार हैं पत्रों के, लेकिन जो हम मुख्यतः लिखते हैं वो दो ये हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक क्या होता है, जो भी ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, ठीक है, ऑफिशियल लेटर्स को हम कहते हैं औपचारिक। और जो भी सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं या मित्रों को, तो उसको हम कहते हैं अनौपचारिक, है ना। नॉन ऑफिशियल लेटर्स होते हैं अनौपचारिक पत्र। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ऊपर पता किसका आता है। तो देखो, आप प्रिंसिपल को लेटर लिखते हो, लीव एप्लीकेशन लिखते हो, तो भी आप पता लिखते हो तो किसका लिखते हो, ऑफिशियल लेटर है ना, ये भी ऑफिशियल है। नगर निगम अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, संपादक को लिखना है ना, प्रधानाचार्य को लिखना है, या थाना अध्यक्ष को लिखना है। तो ये सारे क्या है हमारे औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र में पता जिसको आप लिख रहे हैं उसका यहाँ पर आता है, ठीक है। तो जैसे आप लिखेंगे सेवा में कौन है, नगर निगम अधिकारी, ठीक है, कहाँ है, नाहन हिमाचल प्रदेश, जो भी लिख दिया। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, संबोधन करते हो, ठीक है, आप क्या लिखते हो, महोदय, है ना। तो फिर उसके बाद या श्रीमान महोदय, ठीक है। तो आपने किसके बारे में लिखना है, अच्छा विषय भी लिखना है, सॉरी, पता लिखने के बाद आप विषय लिखेंगे। विषय क्या है, मोहल्ले के पार्क की सफाई हेतु पत्र, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, श्रीमान, और फिर आप कहेंगे कि आप मैं आपका ध्यान कहाँ आकर्षित करना चाहता हूँ, अपने मोहल्ले की ओर। या फिर आप बताएंगे कि मैं कौन से मोहल्ले का रहने वाला हूँ, अमरपुर मोहल्ले का रहने वाला हूँ, ठीक है। और मैं आपका ध्यान वहाँ पर आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारे मोहल्ले में एक पार्क है जहाँ पर चारों तरफ गंदगी फैली रहती है, बच्चे भी वहाँ पर खेलने जाते हैं तो कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, आए दिन वहाँ से बदबू आती रहती है, बीमारियों का डर बना रहता है। तो इस तरह से कोई भी कारण बताइए आप कि मोहल्ले के पार्क की सफाई करानी है आपने, और जो सफाई कर्मचारी आते हैं वो ठीक से सफाई नहीं करते हैं, कूड़े के ढेर किनारे पर लगाकर चले जाते हैं, जिससे मक्खी मच्छर वहाँ पर भिन भिनाते रहते हैं, ठीक है। कई बच्चे जो है बीमार भी पड़े, जिनको डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियाँ हो गई। तो इस तरह से कारण लिखे और अंत में लिखे प्रार्थी, ठीक है। प्रार्थी जो है वो लड़का लिखे चाहे लड़की लिखे, दोनों के लिए बन जाता है अंत में, ठीक है। धन्यवाद या धन्यवाद सहित, ठीक है। और प्रार्थी अपना नाम, ठीक है, पता लिखकर, और पत्र खत्म। तो ये आप अपने शब्दों में लिखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो है, हम यहाँ तक इसको समाप्त करते हैं। तो ये पत्र आप पूरा करेंगे, अपने आप लिखेंगे, ठीक है, अपने शब्दों में लिखिए। और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।